Hello friends, welcome back to my channel. So this is the part first of the chapter Sexual Reproduction in Flowering Plants. Okay, flowering plants का मतलब होता है angiosperms. That means angiosperms are the plants which bears flowers within them. तो इस चैप्टर में हम बेसिकली पढ़ेंगे एंजियोस्पर्म्स के बारे में जो कि सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं. ओके, आर वी नॉट लकी दैट प्लांट्स रिप्रोड्यूस सेक्सुअली? क्या हम लकी नहीं है कि प्लांट्स सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं? तो इसका आंसर होगा येस, वी आर लकी बिकॉज प्लांट्स आर वेरी यूजफुल फॉर अस. ओके, द myriads of flowers that we enjoy gazing at, the scents and the perfumes that we zooms over. अब इसका मतलब क्या है? myriads का मतलब होता है इन अ वेरी लार्ज नंबर एंड गेजिंग का मतलब होता है किसी भी चीज़ को देर तक देखना. तो अब हम लार्ज नंबर ऑफ फ्लावर्स को जब हम बहुत देर तक देखते हैं तो हम उसको एंजॉय करते हैं क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल होते हैं दिखने में. एंड द सेंट्स एंड परफ्यूम्स, और जो उनमें से फ्रेगनेंस आती है उससे हम बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं और हम उसे एंजॉय करते हैं. द रिच कलर्स दैट अट्रैक्ट्स अस, उसके जो ब्यूटीफुल कलर्स होते हैं उससे हम अट्रैक्टेड हो जाते हैं. आर ऑल देयर एन एड टू सेक्शुअल रिप्रोडक्शन. तो ये सारी चीज़ें क्या शो करती हैं कि वो सेक्शुअली रिप्रोड्यूस करते हैं फ्लावर्स. ओके, फ्लावर्स डू नॉट एग्जिस्ट ओनली फॉर अस टू बी यूज फॉर ओन सेल्फिशनेस. अब सिर्फ फ्लावर्स हमारे सेल्फिशनेस के लिए ही नहीं होते हैं यूज, बट ऑल फ्लावरिंग प्लांट्स शो सेक्शुअल रिप्रोडक्शन. तो जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं ना, मीन्स जितने भी प्लांट्स में फ्लावर्स आते हैं वो सारे सेक्शुअली रिप्रोड्यूस करते हैं. ओके, अ लुक एट द डाइवर्सिटी ऑफ स्ट्रक्चर्स ऑफ द इन्फ्लोरेसेंस. अब इन्फ्लोरेसेंस क्या होता है कि उनका जो अरेंजमेंट होता है ना फ्लावर्स का किसी भी प्लांट में, उसे बोला जाता है इन्फ्लोरेसेंस. ओके, तो अब हम जब देखते हैं इतनी ज़्यादा लार्ज डाइवर्सिटी इन्फ्लोरेसेंस की, ओके, जो फ्लावर का इन्फ्लोरेसेंस होता है उनके फ्लोरल पार्ट्स होते हैं, तो ये सब क्या शो करते हैं? एन अमेजिंग रेंज ऑफ अडेप्टेशन टू इंश्योर formation of end products of sexual reproduction, that is the fruits and seeds. अब ये जो सारे इन्फ्लोरेसेंस और ये डाइवर्सिटी हम देखते हैं तो ये सब क्या शो करती हैं कि इनमें कितनी ज़्यादा अडेप्टेशन होती है. दैट मीन्स जब भी कोई भी फ्लावर सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है तो मेनली जो एंड प्रोडक्ट्स होते हैं वो होते हैं फ्रूट्स एंड सीड्स. ओके, सो दीज टू आर द एंड प्रोडक्ट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावर्स. ओके, in this chapter, let us understand the morphology, structure and the processes of sexual reproduction in flowering plants, that is angiosperms. Okay, तो इस चैप्टर में हम बेसिकली पढ़ेंगे मॉर्फोलॉजी. मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है जो एक्सटर्नल अपीयरेंस होता है वो, प्लांट्स का स्ट्रक्चर, और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है फ्लावरिंग प्लांट्स में उसे हम इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे. ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक इज फ्लावर्स, अ फैसिनेटिंग ऑर्गन ऑफ एंजियोस्पर्म्स. अब फ्लावर्स क्या होते हैं? एक फैसिनेटिंग ऑर्गन होते हैं एंजियोस्पर्म्स में. ओके, ह्यूमन बींग्स हैव हैड एन इंटीमेट रिलेशनशिप विद फ्लावर्स सिंस टाइम इन इमेमोरियल. ओके, फ्लावर्स आर ऑब्जेक्ट्स ऑफ एस्थेटिक, ऑर्नामेंटल, सोशल, रिलीजियस एंड कल्चरल वैल्यूज़. मीन्स फ्लावर्स हमारे ह्यूमन बींग्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जो कि जैसे एग्जाम्पल देखें हम एस्थेटिक्स. एस्थेटिक्स मीन्स उनकी जो सुंदरता होती है वो, उसके लिए वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं. ऑर्नामेंटल मीन्स सजावट के लिए यूज़ किए जाते हैं. सोशल प्लेसेस पे यूज़ किया जाता है फ्लावर्स को. रिलीजियस प्लेस जैसे हम देखें मंदिर वगैरह, इन सभी जगहों पे हम फ्लावर्स को यूज़ करते हैं. एंड द कल्चरल वैल्यूज़. अब कल्चरल की बात करें तो इसका मतलब होता है जैसे मैरिजेस फंक्शंस में यूज़ होते हैं. ओके, तो दीज आर द importance of flowers in different regions. Okay, they have always been used as symbol of conveying important human feelings such as love. और ये लव एक्सप्रेस करने में यूज़ होते हैं. अफेक्शन के लिए हम फ्लावर्स का यूज़ करते हैं. हैप्पीनेस, जब हम बहुत खुश होते हैं जब फ्लावर्स का यूज़ करते हैं. ग्रीव का मतलब होता है जब हम सैड रहते हैं जब. एंड मॉर्निंग मतलब होता है शोक मनाना, वहाँ पे भी हम फ्लावर्स का यूज़ करते हैं, एक्सेट्रा. ओके, टू बायोलॉजिस्ट फ्लावर्स आर मॉर्फोलॉजिकल एंड एम्ब्रियोलॉजिकल मार्वल्स एंड द साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन.
तो बायोलॉजिस्ट के लिए जो फ्लावर्स होते हैं वो मॉर्फोलॉजिकल एंड एम्ब्रियोलॉजिकल मार्वल होते हैं और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की साइट्स होते हैं. ओके, इन क्लास 11 यू हैव रीड द वेरियस पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर. क्लास 11th में आपने पढ़ा होगा पार्ट्स ऑफ फ्लावर्स के बारे में. एंड फिगर 2.1 will help you to recall the parts of a typical flower. So this figure shows the different parts of flowers. जैसा कि यहाँ देख सकते हैं स्टिग्मा होता है, then this long tube like structure is the style and this bulb like structure is anther and these are the petals and this long tube like structure is called the filament and this one is sepal and this is ovary. ओवरी के अंदर पाई जाता है ओव्यूल. ओके, सो दिस इज द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लावर. ओके, तब हम आगे रीड करते हैं. कैन यू नेम द टू पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर इन विच द टू मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट्स ऑफ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन डेवलप्स. तो इसका आंसर होगा दैट द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इज पिस्टल विच कंप्राइजेज ऑफ स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी एंड द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इज स्टेमन. Stamen comprises of filament and anther. Okay, so next topic is pre-fertilization structures and events. Pre-fertilization का मतलब क्या होता है? जो fertilization के पहले के जो events and structures होते हैं उसे अब हम पढ़ेंगे. Okay, much before the actual flower is seen on a plant, the decision that the plant is going to flower has taken place. Several hormonal and structural changes initiated which leads to the differentiation and further development of the floral primordium. Okay, तो जो flowers होते हैं, flowers के अंदर भी अलग अलग hormonal changes होते हैं, उनके structural changes होते हैं जो कि जिससे कि आगे जाके वो differentiate करते हैं और further development होता है floral primordium का और एक flower reproduce होता है. ठीक है. Inflorescence is the arrangement of flower on a plant are formed which bears the floral buds and then the flowers. अब सबसे पहले तो इन्फ्लोरेसेंस में क्या होता है, एक बर्ड आता है और बर्ड ग्रेजुअली डेवलप होके एक नया फ्लावर बना लेता है. ओके, इन द फ्लावर द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम डिफरेंशिएट एंड डेवलप्स. ठीक है, तो जो फ्लावर्स में मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सेपरेटेड होते हैं और जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है वो होता है एंड्रोशियम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है गाइनोशियम. ओके, तो वो डिफरेंशिएट मीन्स अलग अलग होते हैं एंड डेवलप होते हैं. ओके, यू वुड रिकलेक्ट दैट द एंड्रोशियम कंसिस्ट ऑफ अ वॉल ऑफ स्टेमन्स रिप्रेजेंटिंग द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. अब एंड्रोशियम होता है वो एक वॉल बना लेता है स्टेमन का जो कि रिप्रेजेंट किया जाता है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से, मीन्स उन्हें मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बोला जाता है. और गाइनोशियम रिप्रेजेंट करता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को. ओके, सो द नेक्स्ट टॉपिक इज स्टेमन, माइक्रोस्पोरेंजियम एंड पोलन ग्रेन्स. ठीक है, स्टेमन जैसा कि हमें पता है स्टेमन कंसिस्ट ऑफ एंथर एंड फिलामेंट. ओके, तो अब हम आगे इस टॉपिक में पढ़ेंगे माइक्रोस्पोरेंजियम के बारे में एंड पोलन ग्रेन्स के बारे में. ठीक है, फिगर 2.1a shows the two parts of typical stamen, the long and slender stalk called the filament. जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं, this tube-like structure is called the filament and this lobe-like structure is called the anther. Okay, and the terminal generally bilobed structure called the anther. अब इसे बायलोब्ड क्यों बोला जाता है एंथर को? क्योंकि इसमें दो लोब्स प्रेजेंट होती है, एक तो ये वाली लोब और एक इसके पीछे दिखाई दे रही है ये लोब. सो देयरफॉर इट इज कॉल्ड अ बायलोब्ड स्ट्रक्चर. दैट मीन्स इट कंसिस्ट ऑफ टू लोब्स. ओके, द proximal end of the filament is attached to a thalamus or the petal of the flowers. Okay, तो इसका जो proximal end होता है फिलामेंट का वो थैलेमस से अटैच होता है और जो पेटल्स होते हैं फ्लावर्स उससे भी अटैच होता है. ओके, द नंबर एंड लेंथ ऑफ स्टेमन आर वेरिएबल इन फ्लावर्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज. अब इनमें जो स्टेमन एंथर एंड फिलामेंट का जो नंबर होता है और लेंथ होती है वो मतलब स्टेमन्स की वो वेरिएबल होती है. मीन्स अलग अलग फ्लावर्स में डिफरेंट होती हैं. मीन्स अगर किसी फ्लावर में बहुत ज़्यादा
एंथर एंड फिलामेंट प्रेजेंट होते हैं, दैट मीन्स स्टेमन्स प्रेजेंट होते हैं, और किसी किसी फ्लावर में बहुत ही स्मॉल नंबर में स्टेमन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और उनका लेंथ भी अलग अलग होता है डिफरेंट फ्लावर्स में, जैसे किसी किसी में बड़ा स्टेमन प्रेजेंट होगा तो किसी में छोटा स्टेमन प्रेजेंट होगा, ओके। इफ़ यू वर टू कलेक्ट स्टेमन ईच फ्रॉम 10 फ्लावर्स, अगर आप अलग अलग स्टेमन को कलेक्ट करें 10 फ्लावर्स के, ईच फ्रॉम डिफरेंट स्पीशीज़, और सारे की स्पीशीज़ अलग होनी चाहिए, एंड अरेंज देम ऑन अ स्लाइड, फिर आप उसे स्लाइड पर अरेंज कर दीजिए, यू वुड बी एबल टू अप्रिशिएट द लार्ज वेरिएशन इन साइज सीन इन नेचर। तो आप जब उसे ऑब्जर्व करेंगे अंडर माइक्रोस्कोप, सो केयरफुल ऑब्जर्वेशन ऑफ ईच स्टेमन अंडर अ डाइसेक्टिंग माइक्रोस्कोप, तो उसे माइक्रोस्कोप के अंदर आप देखेंगे, एंड मेकिंग अ नीट डायग्राम, और जब आप उसका नीट डायग्राम बनाएंगे, would elucidate the range of shape and arrangement of anther in a different flowers, तो आप डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे उनके शेप्स एंड अरेंजमेंट को एंथर्स के, जो कि अलग अलग फ्लावर्स के होने चाहिए, ओके। सो नेक्स्ट इज अ टिपिकल एंजियोस्पर्म एंथर इज बाइलोब्ड, जैसा कि हमने अभी पढ़ा था कि एंथर जो होता है वो बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होता है, दैट मीन्स इट कंसिस्ट ऑफ 2 लोब लाइक स्ट्रक्चर्स विथ ईच लोब हैविंग अ थीका, तो जिसमें से हर एक लोब के पास 2 थीका प्रेजेंट होती हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड थीका, सो दिस इज द 1 थीका एंड दिस इज द 2nd थीका, एंड इन दिस लोब ऑल्सो 1 थीका एंड 2nd थीका, ओके, दैट इज दे आर डायथीकस, तो इसीलिए इन्हें बोला जाता है डायथीकस, क्योंकि इनमें दोनों ही साइड में 2 थीके प्रेजेंट होती हैं। Often a longitudinal groove runs lengthwise separating the theca, और एक वहाँ पे एक longitudinal groove रन की होती है जो कि ये इनको lengthwise सेपरेट करती है थीका को। Let us understand the various types of tissues and their organization in transverse section of anther, okay. So this is the longitudinal section of the anther, okay. The anther is a 4-sided टेट्रागोनल स्ट्रक्चर, अब ये जो है ना एंथर 4-साइडेड टेट्रागोनल स्ट्रक्चर होता है, कंसिस्टिंग ऑफ 4 माइक्रोस्पोरेंजिया, जिसके अंदर 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं, लोकेटेड एट द कॉर्नर्स ऑफ ईच इन 1 लोब, ओके। जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं, दिस सर्कल लाइक स्ट्रक्चर आर कॉल्ड माइक्रोस्पोरेंजिया, सो इन ईच लोब दिस इज द फर्स्ट लोब एंड दिस इज द 2nd लोब, तो in each lobe 2 microsporangia are present, okay. First is this one, second is this one, and in another lobe first is this microsporangia and this is also microsporangia, okay. So this is the bilobed structure of anther, okay, that means the transverse section, okay. The microsporangia develops further and become a pollen sac, और जब माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप हो जाता है तो वो एक पोलन सैक बना लेता है। अब पोलन सैक ये होता है, ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है यू शेप्ड स्ट्रक्चर, ये वाला, इसे बोला जाता है पोलन सैक, ओके। दे एक्सटेंड लॉन्गिट्यूडनल ऑल थ्रू द लेंथ ऑफ एन एंथर एंड आर पैक्ड विथ पोलन ग्रेन्स, और इनके अंदर क्या पोलन ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं जो कि रिलीज होते हैं एट द टाइम ऑफ पॉलिनेशन, ओके। तो इसके आगे अब हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। सो इफ़ यू लाइक माई एक्सप्लेनेशन, सो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, also comment if you have any doubt, and don't forget to subscribe this channel, also press the bell icon so that you will never miss any update, okay. Thank you.